नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीलाल शुक्ल की लिखी कहानी अपनी पहचान। घर में आटा चुक गया था। दफ्तर से लौटने पर मनोहर को पहला हुक्म गेहूं पिसा लाने का मिला। 10 सेर गेहूं साफ करके एक गंदी सी टोकरी में रख दिए गए थे। यह काम करना ही पड़ेगा, सोच मनोहर ने एक गहरी सांस खींची। नया नया बीए किया था, यद्यपि शादी पहले हो चुकी थी। नई नई नौकरी आरंभ की थी और गृहस्थी का हिसाब भी नया ही था। पुराने गृहस्थ क्लर्कों का रंग ढंग मनोहर में अभी पूरी तरह उतर ना पाया था। कभी तरकारी खरीदनी हो तो 3 आने के स्थान पर 11 पैसे में सेर भर खरीदकर भगीरथ वाली सफलता का हर्ष नहीं होता था। सिनेमा का शौक एकदम से ना गया था। खुलेआम सिगरेट पीने के बजाय बीड़ी पीने और चपरासी से भी पहलवान छाप बंडल लाओ कहने की मुक्त अवस्था अभी ना आई थी। डैम फूल, डलर्ड, इडियट आदि विशेषण सुनकर अब भी खून खौल उठता था। इस प्रकार अपनी थोड़ी तनख्वाह में किसी प्रकार मनोहर अपनी बीवी और दूध मुँहे बच्चे के साथ साथ अपनी बाबूगिरी को भी पाल रहा था। गंदे कपड़े पहनने वाले, बंद गले के कोट और गोल टोपी में आने वाले पुरनिया बाबुओं को वे शासन के सर्वथा अयोग्य समझता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 10 सेर गेहूंओं को देखकर उसे लगा मानो 10 दिशाएं उसके ऊपर चारों ओर से चिंता की धारा बरसा रही थी। अन्नपूर्णा ने कह दिया था कि आटा बिल्कुल नहीं है, इसलिए गेहूं पिसाना जरूरी था। गेहूं लेकर रास्ते से निकलना है। अगर रास्ते में मिस्टर भारद्वाज मिल गए तो? कल इतवार है, सवेरे उन्होंने चाय पर बुलाया है। विश्वविद्यालय के पुराने साथी हैं, असिस्टेंट राशनिंग अफसर हो गए हैं, फिर भी मित्रता मानते हैं। ये गेहूं किसी मजदूर को भेजकर पिसा लिए जाएं, पर विश्वास योग्य मजदूर मिले कहाँ, और आटा चक्की भी कोसों दूर है। कोई मिला भी तो 8-10 आने से कम क्या लेगा। जितने की भक्ति नहीं उतने की खंजड़ी फूट जाएगी। फिर 10 सेर गेहूं के लिए मजदूर। यह जानते ही अन्नपूर्णा का मित व्ययता पर भाषण कौन सुनेगा। एक तरकीब सूझी। गेहूं का वजन इतना कर लिया जाए कि मजदूर अनिवार्य हो जाए। बोला, ये रोज रोज का झंझट मुझे ठीक नहीं लगता। सब गेहूं निकाल लो, अभी पिसवा लाऊं। अन्नपूर्णा ने सीधी निगाहों से देखकर कहा, जाकर पिसा लाओ, आधे घंटे का काम है। और गेहूं नहीं है? मजबूरी थी। बोला, ठीक है, बांध दो। अन्नपूर्णा ने एक मैले झोले में, जिसे पुरानी साड़ियों के किनारों को जोड़ जोड़कर बनाया गया था, गेहूं भर दिए। कहा, ले जाओ। मनोहर ने छल्लाकर कहा, एह, वह झोला मैं छूंगा भी नहीं। ओहो, कितना गंदा है। अन्नपूर्णा ने वे गेहूं फिर टोकरी में डाल दिए। यह झोला हाथ में लटकाया जाने वाला था। कुछ दिन पहले जब लोग कुर्ता और मिर्जई पहनते थे, कंधे पर लटकाए जाने वाले 2 पेट के झोलों का चलन था। जब से कपड़ों में स्टार्च लगने लगा और क्रीज होने लगी, कोट पतलून का राज्य हुआ, तब से कंधे या सर पर अपना सामान ले चलने की प्रक्रिया उठ गई। इन हाथ वाले झोलों का आदर बढ़ा। भाव यह था कि बोझ ढोते समय हम जितना ही बोझ को नगण्य माने, उसी अनुपात में हमें भद्र माना जाएगा। अतः 20 सेर का सूटकेस बैग के रूप में हाथ में लटकाकर और बार बार पैर के घुटनों से उसे लड़ाकर लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, परंतु 3 सेर की पोटली कंधों पर नहीं रख सकते। खैर, दुर्भाग्यवश यह एक झोला ही था जो इतना गंदा निकला कि मनोहर उसे छू तक नहीं सकता था। उसने फिर कहा, क्या गेहूं पिसाने नहीं है जो लाट साहब की तरह रख लिए? कहते ही उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ।
कि लाट साहब को गेहूं टोकरी में डालने के बजाय और ही महत्वपूर्ण काम करने के लिए रखा जाता है। धीरे से अन्नपूर्णा ने कहा, ले काहे में जाओगे? अपेक्षाकृत एक साफ धोती थी। उसे दोहरा करके उसमें गेहूं बांधे गए। एक छोटी सी पोटली बन गई। अब उसे बगल में दबाने पर जान पड़ा कि वे कमीज के सामने काफ़ी मैली पड़ती है। मनोहर ने घर पर पहनने वाली यानी मैली कमीज और उतनी ही मैली धोती पहन ली। चलते चलते कहा, मेरी सिल्क वाली कमीज के बटन टूट गए हैं, लगा देना। कल उसे ही पहनकर ARO साहब के यहाँ चाय पर जाना है। इतना कहकर बाहर आया। झुका झुका सड़क पर चलने लगा। 10 सेर गेहूं क्या लिए जा रहा था? मानो इतने ही गेहूं कहीं से चुराकर लोगों की निगाह बचाकर भागा जा रहा था। जो डर था वही सामने आया। बाबू श्यामनाथ भारद्वाज के भाई सामने से टहलते हुए आ रहे थे। मनोहर की बार बार इच्छा हुई कि जमीन फटे और वह उसमें समा जाए। शंका यह है कि ये इच्छा एक बार भी क्यों ना हुई कि जमीन फटे और स्वयं बाबू श्यामनाथ उसमें समा जाए। समाधान यह है कि यदि ऐसा हो भी जाता तब भी मनोहर अपनी पोटली के साथ पृथ्वी की लज्जा का भार सहन करने के लिए रह ही जाता। पर जमीन इतनी सस्ती नहीं है कि इच्छा करते ही टके की पतंग की तरह फट जाए। बाबू श्यामनाथ सामने आ गए। वे शायद मनोहर को देखते भी नहीं, पर उसने सोचा कि यदि उन्होंने देख लिया तो समझेंगे कि वे इस हालत में मारे छेप के चुपचाप निकला जा रहा है। इस कारण ये सिद्ध करने के लिए कि अपना काम करने में वे जहाज पर कोयला झोंकने वाले प्रिंस ऑफ वेल्स ही सा महान और निर्लज्ज है, उसने पहले ही कहा, ओहो श्यामनाथ जी हैं, कहाँ? उनकी स्वाभाविक मुस्कान भी उसे व्यंग्य भरी जान पड़ी। उन्होंने पूछा, आप कहाँ? अरे साहब, ये गेहूं गले पड़ गए। अभी पिछले इतवार को वे लोंडा 25 सेर के करीब पिसा ले गया था। सब न जाने कहाँ चला गया। सोचा फिलहाल के लिए इतना पिसा लाऊं। भेज देना था किसी को। चलिए रतन देखाएं, ऐसी पिक्चर आज तक नहीं बनी। अरे जनाब, रतन देखने की फुर्सत कहाँ है। कहते ही उसे लगा कि उसने पुराने बाबुओं वाली कोई बात कह दी है। चलते चलते श्यामनाथ जी कह गए, कल आइएगा अवश्य, मिस आहूजा भी शायद आवें। श्यामनाथ की आवाज़, उसे लगा कि उसमें कुछ रुखाई सी है। और मिस आहूजा? कहाँ 10 सेर गेहूं और कहाँ वे? केवल रंग की समता है। बैसाख के सूरज की ढली रोशनी में चक्की के सामने रूखा दृश्य, आटे के कणों से भरी हुई हवा का स्पर्श, घर घर का घोर शब्द, मुंह खोलते ही खांसी लाने वाला रस, लोगों के पसीने की गंध। एक विचार मन में घुस गया था, वह कल सिल्क वाली कमीज पहन कर जाएगा जरूर, पर क्या श्यामनाथ जी उसका आज का रूप भूल सकेंगे? जब उसने बार बार चक्की वाले से आटा पीसने में जल्दी करने को कहा तो उसने अपने क्षेत्र में सुमान्य युद्धोत्तर सभ्यता के नियम का पालन करते हुए कहा, जल्दी हो तो कहीं और जाओ, वह रहे तुम्हारे गेहूं। झेप कर मनोहर एक कोने में खड़ा हो गया। वहीं 45 साल का एक मैला सा आदमी खड़ा था। वह पांवों तक कसा हुआ पजामा पहने था। बदन पर कुर्ता था जो जरूरत से ज़्यादा लंबा और कंधों पर फटा हुआ था। कुछ दाढ़ी बढ़ गई थी। गाल के गड्ढों और कनपटियों के ऊपर बालों में सफ़ेदी आ गई थी। आंखें डरावनी और फूली हुई लग रही थी। वह बीड़ी पी रहा था। उसने एक फूंक मनोहर की ओर फेंक कर पूछा, कहाँ काम करते हो? मनोहर को उससे बात करने में अपमान सा जान पड़ा। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब वह आगे बढ़ाया और मनोहर के मुंह में झांक कर अपना सवाल दोहराते हुए बोला, अरे भाई, कहाँ काम करते हो? अनिच्छा के साथ मनोहर ने बताया, COD में। ठीक, मैं पहले ही जान गया था। कैसे? मनोहर ने घूरते हुए पूछा। उसने अपना सर जोकरों की भांति हिलाकर पास खड़े हुए अपने 2-3 साथियों से कहा, जो बहुत जल्दी मचाए तो जान लो कि वह 10 घंटा
सीओडी में मजदूरी करके आया है। पता नहीं इसमें क्या बात थी कि वे सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मनोहर कुपित नेत्रों से उसे देखता रहा। उसने पूछा, क्या पाते हो? मनोहर ने लापरवाही से कहा, मिल जाता है खाने भर को। उसने फिर अपना भयंकर सिर जोगरो जैसा हिलाया और अपने साथियों से बोला, अरे जान लो भाई लोगों, सीओडी में भी एक आदमी खाने भर को पा जाता है। फिर उसने मनोहर से पूछा, क्यों जी, खाने भर को तो मिल जाता है, पहनने भर को भी मिलता है कि नहीं? मनोहर ने कुछ कहना चाहा, मुंह खोला, फिर चुप हो गया। उसने फिर पूछा, 1.5 रुपया रोज मिलता है? मनोहर ने कहा, मैं 3 रुपया रोज पाता हूं, पर तुमसे मतलब? इस पर वह आदमी फिर अपने साथियों के साथ हंस पड़ा। मनोहर के मन में आया कि वह उनकी खोपड़ी तोड़ दे, पर परिस्थिति समझकर चुपचाप खड़ा रहा। हंसी रुकने पर उस आदमी ने कहा, मतलब तो मुझको कुछ नहीं है, तुम तो बाबू हो बाबू, तुम्हें 3 रुपया रोज मिलता है, मुझको तुमसे क्या मतलब? अब मनोहर ने जरा कड़ाई से कहा, देखो जी, मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वह अपने साथियों से बोला, इन्हें भला क्यों हमारा मजाक पसंद आएगा? ये ठहरे बाबू 3 रुपया रोज वाले, हम लोग ठहरे लठगवार मजदूर, हमारा मजाक इन्हें क्यों अच्छा लगेगा? अपने एक साथी से उसने पूछा, क्या रे, तेरा लड़का भी तो इंटरेस्ट में पढ़ता है? साथी ने कहा, जानते तो हो। यह आदमी कहने लगा, देख बे, उस छोकरे को इंटरेस्ट ना पास करा, नहीं तो वह भी बाबू बनकर अपने लोगों से अलग हो जाएगा। तनख्वाह मिलेगी साले को 70 रुपल्ली, पर समझेगा कि तुझसे 1000 गुना ऊंचा है। वह तेरी नकल ना करेगा, वह नकल करेगा अफसरों की, सेठ साहूकारों की। इसी बाबू की तरह बात करने पर नाक भों चढ़ाएगा। वह भी भूल जाएगा कि उसकी जड़ कहाँ है। वे सब हंसते रहे। मनोहर ने पढ़े लिखे आदमी की तरह समझ लिया कि संधि करने में ही कल्याण है। बोला, क्या बात है जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम यह सब कहने लग गए? मनोहर की आवाज ही संधि पत्र था। उस पर उस आदमी ने भी हस्ताक्षर करने चाहे। वह नरमी से बोला, बात कुछ नहीं है बाबू, सिर्फ समझ का फेर है। तभी मेरे पहले सवाल करने पर तुम उसे अनसुना कर देते हो, तभी जेब खाली होने पर भी रेल में ऊंचे दर्जे का सफ़र करते हो, ताकि कहीं हमारे जिस्म की हवा, हमारी तंबाकू की गंध तुम्हें न छू जाए। तभी तुम उन जगहों में पहुंचने की कोशिश करते हो जहां तुम्हारा कोई नहीं है। इस बार लोग हंसे नहीं। चक्की की घरघराहट के बीच ड्राइवर की अशिष्ट आवाज सुन पड़ी, लो जी, गेहूं पिस गए, निकालो 2.5 आने। पैसे देकर हाथ में आटा लटकाकर वह बाहर आया। उस आदमी ने इस बार मनोहर की ओर नहीं देखा। वह बीड़ी सुलगाने में व्यस्त था। मनोहर को संदेह हुआ कि वह कुछ पढ़ा लिखा आदमी है, जानने योग्य है, पर हिचक के मारे वह चुपचाप चला आया। घर आकर आटा एक किनारे रख नहाने चल दिया। अन्नपूर्णा ने रोककर सिल्क की कमीज उसके हाथों में रख दी और पूछा, कुछ और ठीक करना है? एक पल वे अन्नपूर्णा के पीले और मुरझाए चेहरे की ओर देखता रहा। उसके बाद धुएं से धूमिल आंगन पर उसने निगाह डाली। नीचे अंधेरा था, पर 2 मंजिली के ऊपर मुंडेरों पर, जहां अधिक किराया देने वालों की ही पहुंच थी, सूरज पूरी तरह अभी डूबा ना था। उसकी लाल रोशनी अब भी छतों पर फैल रही थी। उसने फिर अन्नपूर्णा के चेहरे की ओर देखा। ऐसा लगा कि वे चेहरा उसने बहुत दिन बाद देखा है। फीकी मुस्कान के साथ उसने एक उंगली अन्नपूर्णा की ठुड्डी पर आवेग के साथ फेरी और कहा, और कुछ नहीं ठीक करना। फिर तौलिया और साबुन जमीन पर रखकर कपड़ों का पुराना संदूक खोल उस कमीज को उसमें सबसे नीचे रख दिया। उसके बाद नहाने गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अलविदा।